देखिए, ज़िंदगी एक बार मिलती है, ये कथन बिल्कुल गलत है। देखिए, मौत सिर्फ़ एक बार मिलती है, ज़िंदगी तो आपको हर रोज़ मिलती है और ज़िंदगी आपको हर रोज़ जो है मौका देती है कुछ नया करने के लिए। तो इसको यूटिलाइज़ कीजिए, इस मौके का फ़ायदा उठाइए और जीवन में कुछ अच्छा करके दिखाइए। देखिए, आज है 29 मई और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों में हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल में भी इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का पहला लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया। तो देखिए, भारत का जो पहला लेवेंडर फेस्टिवल है, ये आपका जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में आयोजित किया गया था हाल ही में, और इसको लीड किया था भारत के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और देखिए, जम्मू और कश्मीर का जो डोडा जिला है वहाँ पर स्थित है भद्रवाह, और भद्रवाह को जो है भारत की बैंगनी क्रांति का जन्मस्थान माना जाता है। देखिए, बैंगनी क्रांति जो है ये लेवेंडर के उत्पादन से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। देखिए, जम्मू और कश्मीर में अरोमा मिशन या फिर पर्पल रेवोल्यूशन के तहत, यानी कि बैंगनी क्रांति के तहत लेवेंडर की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। और जो आपका बैंगनी या फिर लेवेंडर क्रांति है, ये 2016 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद अरोमा मिशन के माध्यम से शुरू की गई थी। याद रखिएगा इसको। देखिए, अगर कोई भी घटना पहली बार हो रही है, कोई आयोजन पहली बार हो रहा है, कोई मीटिंग पहली बार हो रही है, कोई नियुक्ति पहली बार हो रही है, यानी कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट, फर्स्ट इवेंट, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चूँकि ये भारत का पहला लेवेंडर फेस्टिवल है, जो कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह में आयोजित किया गया था, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो आयोजन स्थल याद रखिएगा, और इसका याद रखिएगा उद्घाटन किसने किया था, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और अगला प्रश्न है कि मोबाइल एक्सेस टेक कंपनी कीजी के द्वारा रिलीज किए गए एक अध्ययन के अनुसार घर से काम करने के लिए कौन सा शहर दुनिया का सबसे अच्छा शहर है। देखिए, आजकल वर्क फ्रॉम होम बहुत चल रहा है जब से कोरोना आया है। तो देखिए, घर से काम करने के लिए दुनिया का जो सबसे अच्छा शहर है, ये आपका है सिंगापुर। देखिए, आपको बता दूँ, सिंगापुर के बाद अगर देखा जाए दुनिया के 10 सबसे अच्छे शहरों की जो घर से काम करने के लिए बेस्ट हैं, तो सिंगापुर पहले स्थान पर है इसमें दूसरे स्थान पर आपका वाशिंगटन है, तीसरे स्थान पर ऑस्टिन है, चौथे स्थान पर बर्न है, पाँचवें पर ज्यूरिख है, छठवें पर जेनेवा है, सातवें पर सैन फ्रांसिस्को है, आठवें पर बॉस्टन है, नौवें पर स्टॉकहोम है और 10वें पर लिवरपूल है। तो ये हैं दुनिया के सबसे अच्छे शहर घर से काम करने के लिए। इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा हर पेज का। देखिए, कीजी ने जनरल ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक्स और विश्व बैंक के डेटा का विश्लेषण करके ये रिपोर्ट तैयार किया है। और अगला प्रश्न है कि अमर जवान ज्योति किस शहर में स्थित है। तो देखिए, अमर जवान ज्योति स्थित है नई दिल्ली में। और आपको बता दूं, प्रतिष्ठित राइफल और सैनिक का जो युद्ध है हेलमेट है, जो कि इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का हिस्सा था, इसके बारे में एक अपडेट ये आई है कि 27 मई 2022 को इसको जो है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ले जाया गया है, यानी कि इसको राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में जो है इसका विलय कर दिया गया है। देखिए, इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति को जनवरी 2022 में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शाश्वत लौ के साथ मिला दिया गया था। और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की बात करें तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है ये इंडिया गेट से लगभग 400 मीटर की दूरी पर था। तो दोनों को अब मर्ज कर दिया गया है। और देखिए, जो अमर जवान ज्योति, इसके बारे में याद रखिएगा कि 1971 के जो भारत पाकिस्तान युद्ध में मारे गए शहीद हुए सैनिक थे, इनके स्मारक के रूप में इसको बनाया गया था। और इसका उद्घाटन उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 को किया था। और अगला प्रश्न है कि अफगानिस्तान पर चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो देखिए, अफगानिस्तान पर जो चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता थी, इसका आयोजन ताजिकिस्तान के दुशांबे में किया गया था। देखिए, जो ताजिकिस्तान है ये इसमें तो पार्टिसिपेट किया ही, लेकिन इसमें भारत, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान और चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने जो इसमें पार्टिसिपेट किया। और 26 मई 2022 को इसका जो आयोजन है ये किया गया था, और ये चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता थी
अफगानिस्तान पर, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए एक खास बात और आपको याद रखना है। मैंने क्या कहा कि यहाँ पे जितने भी देशों का मैंने नाम लिया, ताजिकिस्तान, भारत, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान और चीन, इन सभी देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था 26 मई को। और सवाल ये उठता है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, यहाँ पे खड़े हैं बिल्कुल। तो इन्होंने भारत की तरफ से इस अफगानिस्तान पर चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता में पार्टिसिपेट किया था, जिसका आयोजन ताजिकिस्तान के दुशांबे में किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए हाल ही में सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति का गठन किया? तो देखिए ये राज्य आपका उत्तराखंड है, याद रखिएगा। अभी हाल ही में जो उत्तराखंड की सरकार है, इसने समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जस्टिस हैं जिनका नाम है रंजना देसाई, रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। और इस समिति में और कौन कौन होंगे? देखिए रंजना देसाई जो एक महिला हैं, महिला चीफ जस्टिस थी, तो ये इसमें जो है लीड करेंगी अध्यक्ष के रूप में। और इसमें जो है दिल्ली हाईकोर्ट के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं प्रमोद कोहली, और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, और मनु गौर और सुरेखा डंगवाल सदस्य के रूप में शामिल हैं। तो इसको याद रखिएगा। समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है? इसको एक लाइन में आप जान जाएंगे, ठीक है। देखिए समान नागरिक संहिता कानून में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होता है। देखिए वर्तमान में बहुत गंदी प्रथा चल रही है। जैसे मुस्लिमों के लिए जो है अलग प्रथा है, अगर वो 3 बार तलाक 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 बोल देते हैं तो उनकी बीवी का उनसे तलाक हो जाता है। बाद में फिर दुनिया भर का प्रोसेस है, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहूँगा। तो उनके लिए दूसरा नियम है। और हिंदू धर्म में अगर किसी को तलाक लेना है तो उसको कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट में न्यायाधीश के समक्ष उसको पेश होना पड़ेगा। न्यायाधीश कहेगा चलो ठीक है, 1 महीने का और हम तुमको टाइम देते हैं, साथ में रहो, अगर एडजस्ट नहीं कर पाते हो तो हम तुम दोनों को तलाक दे देंगे। तो पति पत्नी अगर दोनों सहमत होंगे तभी तलाक हो पाएगा। दोनों में से अगर एक भी मना करेगा तो तलाक नहीं हो पाएगा। तो ये तलाक के नियम एक तरीके से देखिए मैंने उदाहरण के तौर से प्रस्तुत किया यहाँ पे कि समान नागरिक संहिता होती क्या है। तो अब 2 अलग अलग कानून नहीं होंगे तलाक के, जो हिंदू के लिए वो मुसलमान के लिए होगा, वही सिख और वही ईसाई के लिए होगा। तो ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो कि विभिन्न धर्मों के लिए अलग अलग हैं, ठीक है। तो सभी धर्मों के लिए समान कानून बन जाएगा जब उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। और मैं तो कहता हूँ यार पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करो ताकि सबके लिए एक ही नियम हो, क्योंकि हम एक देश में रहते हैं तो एक कानून एक नियम का पालन करें, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं कि समान नागरिक संहिता को पूरे भारत में लागू करना चाहिए। सभी लोगों का उत्तर मुझे चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि किनके किनके विचार हमसे मिलते हैं और किनके नहीं मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि मासिक धर्म स्वच्छता दिवस यानी कि जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है, ये किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए एक फिल्म आई थी पैडमैन, ठीक है। पैडमैन फिल्म जब से रिलीज हुई है तब से ये तारीख एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। और जिस साल रिलीज हुई थी उस साल बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया था। देखिए मासिक धर्म क्या होता है? एक नेचुरल प्रोसेस है, एक तरीके से कहा जाए। इसको हिंदी में माहवारी कहते हैं और ये गॉड का एक गिफ्ट है, जिस प्रक्रिया से होकर जो है हम आप सभी के शरीर का निर्माण हुआ है, मतलब हम सभी पैदा हुए हैं। तो पहले इसको घृणा की दृष्टि से देखा जाता था कि यार माहवारी आ गई है इस फला स्त्री को और ये अछूत हो गई है, लेकिन इसको अब धीरे धीरे जो है थोड़ा सा इसमें सुधार हो रहा है। देखिए 28 मई को इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यानी कि मासिक धर्म स्वच्छता दिवस को हम मनाते हैं। देखिए जो आपका मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है ये 28 मई को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि मासिक धर्म के कारण दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इन चुनौतियों का समाधान करने वाले समाधानों को उजागर करने के लिए इसको आयोजित किया जाता है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार दिया गया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। देखिए जो प्रतिष्ठित फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल था, यहाँ पर एमी पुरस्कार विजेता अमेरिकी अभिनेता विंसेंट डी पाल ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जो है ये पुरस्कार प्रदान किया। तो याद रखिएगा
फ्रेंच रिविएरा फिल्म फेस्टिवल में अभी हाल ही में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत स्कूली छात्र पैदल ही स्कूल आते जाते हैं? तो ये आंकड़ा आपको नोट करना पड़ेगा, जो कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे ने भी हाल ही में जारी किया है। देखिए जो आपका NAS है, इसने बताया है कि टोटल भारत में 48% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल पैदल ही आते जाते हैं। तो देखिए पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा भी है एक तरीके से, मेरे तरीके से कहा जाए तो, क्योंकि मैं भी स्कूल जो है पहले पैदल ही जाता था, लेकिन उसके बाद जब मैं हाई स्कूल में गया तो पिताजी ने एक साइकिल दे दी, तो फिर मैं साइकिल से चलने लगा और सिलसिला जारी रहा। जब तक मैं इलाहाबाद में रहा तब तक मैं साइकिल से ही चला। अब तो खैर समय बदल गया है, अब बाइक आ गई है, कार भी आ गया है। तो ये जो है एक सर्वे था जो मैंने आपको को रिलेट कर दिया अपनी ज़िंदगी से, ताकि हमेशा याद रहेगा। तो 48% बच्चे भारत में जो है पैदल ही स्कूल आते जाते हैं। देखिए एक आंकड़ा मैं आपको और दे रहा हूँ, देश भर में कम से कम 48% छात्र पैदल स्कूल जाते हैं, जबकि इनमें से यानी कि जो 100% बच्चे हैं स्कूल के, उनमें से 9% स्कूली परिवहन का उपयोग करते हैं बच्चे। यानी कि 48% पैदल जाते हैं और 9% परिवहन का यूज़ करते हैं, स्कूल बस या फिर टैक्सी ऑटो जो भी है उसका यूज़ करते हैं। और देखिए इस सर्वेक्षण में बताया गया कि कम से कम 25% स्कूलों को छात्रों के सीखने में माता पिता के समर्थन की कमी का सामना करना पड़ता है। मतलब माता पिता का समर्थन मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए स्कूल में टीचर क्या करते हैं, बच्चों को होमवर्क देते हैं, तो उसमें क्या होता है, बच्चा देखिए कुछ चीज़ों में फंस जाता है होमवर्क करने में, तो माता पिता उसकी मदद नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि 25% जो है, जो पेरेंट्स हैं, ये समर्थन नहीं करते हैं टीचरों को, बच्चों को। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है, इसने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में सरकार की कितने फीसदी हिस्सेदारी के बिक्री को मंजूरी दी? तो देखिए आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है, इसने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में सरकार की टोटल 29.58% हिस्सेदारी को मंजूरी दी है। और आपको बता दूं ये 29.58% जो हिस्सेदारी है, इसकी बिक्री 124.96 करोड़ से अधिक शेयरों का लीडरशिप करती है, जो कि मौजूदा बाजार मूल्य पर लगभग 38,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। यानी कि लगभग 38,000 करोड़ रुपए में जो है ये 29.58% हिस्सेदारी बेच रही है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में भारत सरकार। देखिए थोड़ा सा मोदी जी पता नहीं क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर देखिए इतने बड़ी बड़ी जो सरकारी संस्थाएं थी, इनकी हिस्सेदारी को बार बार ही बेच रहे हैं। 2002 में जो है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उस समय भी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में 28% हिस्सेदारी बेची थी उन्होंने। तो ये पता नहीं क्या सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेच बेच के पैसे जुटा रहे हैं। ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। अगर ऐसे ही प्राइवेटाइजेशन होता रहा, निजीकरण होते रहा, तो फिर जो है सरकारी नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी। तो खैर अभी बहुत सारी सरकारी नौकरियां हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में जो है ख़त्म हो गई हैं। अगला प्रश्न है कि 20 मई 2022 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान, देखिए एक चीज़ तो छूट गया। देखिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में जान लीजिए। देखिए इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में किरण अग्रवाल, मुख्यालय इसका है उदयपुर राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि 20 मई 2022 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.230 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी के साथ कितना हो गया? तो देखिए 20 मई 2022 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है, ये 4.230 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी के साथ जो है 597.51 अरब डॉलर हो गया। देखिए जो विदेशी मुद्रा भंडार है, इसकी कैलकुलेशन के लिए हम 4 मानकों को जो है जोड़ते हैं, जैसे कि भारत का विदेशी मुद्रा संपत्ति कितना है, और गोल्ड रिजर्व कितना है वर्तमान में, IMF के साथ SDR कितना है, और IMF के साथ रिजर्व की स्थिति कितनी है। अगर इन चारों वॉल्यूम को आप प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपको टोटल 597.51 अरब डॉलर मिल जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। देखिए अगर विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची की बात करें, तो इसमें भारत चौथे स्थान पर है, चीन पहले स्थान पर है। और ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा चुका है कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन सा देश दुनिया में प्रथम स्थान पर है, तो ये चीन है, और भारत इस सूची में चौथे स्थान पर है, नोट कर लीजिएगा।
तो ये थे आपके आज के सभी इम्पोर्टेंट और धमाकेदार प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में आपके धमाका मचा देंगे। तो इसको जो है एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं आप, वीडियो को दोबारा देखिए। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, बताइए। और अगला है कि पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह अब किसे राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने की मंजूरी दे दी है, बताइए। और अगला प्रश्न आपके लिए कि मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने साल 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को 9.1% से घटाकर कितने परसेंट कर दिया है, बताइए। और चौथा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में 31,400 करोड़ रुपए की मेगा परियोजनाओं की शुरुआत की है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। तो का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए ये व्यक्ति हैं नरेंद्र बत्रा। और दूसरा था कि हाल ही में भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर का जो तीसरा संस्करण है ये कहाँ पे आयोजित किया गया। तो देखिए ये आयोजित किया गया है पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में। और तीसरा था कि लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए इसको रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। चौथा था कि अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है। तो देखिए ये शहर कोलकाता है। और पांचवा था कि हाल ही में कहाँ पर परम पोरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया। तो देखिए ये प्लेस आपका है NIT तिरुचिरापल्ली। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।